अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह जीआई के आई के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि पास में आपसे पूछे गए। सुनो, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्वेश्चन नंबर 1, दैट द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, अगर आपने किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन को पता लगाना है तो पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो ये होता है कि आप उसका फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आप उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे। ठीक है। अब जो आपके पास यूनिट है, ठीक है, या तो वो बेस होगा या तो वो आपके पास ड्राइव्ड होगा। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का आपके सामने यूनिट लिखूं तो वो मेरे पास बनता है डेट इज एल इक्वल्स टू जे डॉट सेकेंड। ये मेरे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है। अब मेरे पास जो जे है यानी कि जूल, ये मेरे पास ड्राइव्ड है। ठीक है। और ये मेरे पास कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? ये जो जूल है ना, ये मेरे पास ओपन होके बन जाता है न्यूटन डॉट मीटर। यानी कि न्यूटन इंटू मीटर मेरे पास होता है जूल। तो जूल की जगह पे मेरे पास न्यूटन इंटू मीटर आ गया, तो ये हो गया मेरे पास न्यूटन डॉट मीटर डॉट सेकेंड। ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है। पहला क्या है? फॉर्मूला लिखना है। दूसरा क्या, अगर आपको फॉर्मूला पहले से याद है और अगर आपको उस गिवन गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो भी आपको पहले से पता है तो आप डायरेक्ट यूनिट लिखोगे। ठीक है। देन अगर आप यूनिट लिखोगे तो आपने वाली बात सोचनी है कि जो मैंने यूनिट लिखा है, ठीक है, ये किन बेस क्वांटिटी से मेरे पास मिलकर बना है। जैसे इस केस के अंदर मेरे पास जूल है। अब जूल मेरे पास न्यूटन और मीटर से मिलकर बनता है, तो मैंने उस ड्राइव क्वांटिटी को ब्रेक कर दिया उस बेस क्वांटिटी के अंदर। ठीक है ना। अब मेरे पास जो न्यूटन है इसकी मेरे पास डायमेंशन क्या होती है? देखो, कुछ ना हमारे पास जो है वो ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी जो डायमेंशन है ना आप वो याद कर लो। ठीक है। और कुछ कांस्टेंट्स को ना याद कर लो, इससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। जैसे न्यूटन है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? mlt-2 होती है। आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून के ऊपर कितनी होती है? 1.6 होती है। जुपिटर पे कितनी होती है? 25 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये जो कुछ कांस्टेंट्स है ना, ये आप याद कर लो, इससे क्या होता है? इससे आपका टाइम बचता है। अब मेरे पास जो न्यूटन है ना, इसकी मेरे पास डायमेंशन होती है दैट इज mlt-2। ओके। अभी मेरे पास जो है m क्या है? बराबर में जो मेरे पास लिखा हुआ है m, ये मेरे पास है मीटर। और मीटर के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज होती है वो होती है कैपिटल एल। और उसके बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है सेकंड। सेकंड के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज होती है वो होती है कैपिटल टी। ठीक है। सॉरी, ये mlt-2। अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमने इनको ऐड करना है। अब बेसिस सेम होती है, पावर मेरे पास ऐड हो जाती है। जब एल की पावर वन में एल की पावर वन ऐड होगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एल स्क्वायर। और जब टी की पावर माइनस टू में टी की पावर माइनस टू में टी की पावर वन ऐड होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा डेट इज टी की पावर माइनस का वन। ये और m मेरे पास एज इट इज आएगा। यानी कि मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? वो मेरे पास होती है ml² t-2, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस हैपन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन बेसिकली मेरे पास होता है कि कोई भी बॉडी का एक ऐसा मोशन जो कि एक सर्कल में मूव हो, उससे हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है मेरे पास कांस्टेंट। अब मेरे पास अगर कोई भी जो बॉडी है अगर वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? तो मेरे पास अगर कोई भी जो बॉडी है अगर वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है ना, तो बॉडी की मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है हमेशा। जैसे हमारी अर्थ है, वो भी एक हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है, जब भी अर्थ के पास हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि बॉडी के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ठीक है, पहला। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो बॉडी की जो स्पीड है, बॉडी की जो स्पीड है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। मेरे पास जो बॉडी की स्पीड है, ये और कौन सी स्पीड है? ये मेरे पास लीनियर स्पीड है। ठीक है। ये मेरे पास कौन सी स्पीड है? ये मेरे पास लीनियर स्पीड है। ठीक है। और ये कैसी होती है? ये मेरे पास होती है कांस्टेंट, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है? वो भी मेरे पास होता है जीरो। नो, तीसरा। तीसरा ये होता है कि मेरे पास जो बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की मेरे पास जो बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है
मेरे पास जो बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, और सेंटीमीटर एक्सेशन हमारे पास नॉन जीरो होता है। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर बॉडी एक सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करना चाहती है और वो सर्कुलर मोशन आपके पास यूनिफॉर्म हो, तो ये हमारे पास जो है वो की पॉइंट्स होने चाहिए। बॉडी इस की पॉइंट्स को पहले वेरीफाई करे, फिर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर सकती है, आई मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बॉडी की हमारे पास जो है वो कौन सी चीज कांस्टेंट होती है? बॉडी की मेरे पास जो स्पीड है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी से क्या मुराद है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी आपके पास जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल? अभी जो सवाल है ये हमारे पास से लिया गया है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। देखो बच्चों, बात यह है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए और मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है बी। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओ और मैं कुछ रास्ते आपको बना के दिखा दूं, कुछ पाथ मैं आपको बना के दिखा दूं, एक ए से लेकर बी पॉइंट तक जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा है, इस रास्ते को हम कह देते हैं वन। एक ए से लेकर बी पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कर्व है, ठीक है, उसको हम लोग कह लेते हैं टू। एक ए से लेकर बी पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है वो भी थोड़ा सा कर्व है, उसको हम लोग कह देते हैं तीन। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाइए और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं, मुझे बस आप ये चाहिए कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो, ठीक है, अब आपके जो मैनेजर्स हैं उनको इस बात से कोई भी जो है वो गर्ज नहीं है कि आप जो है, जो कंपनी है वो कैसे पहुंचते हैं। आप बाइक पे पहुंचते हैं, आप गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, आप किसी से लिफ्ट मांग कर पहुंचते हैं, आप बस में पहुंचते हैं। ठीक है, उनको इस बात से कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आप सुबह 9 बजे ऑफिस के अंदर चाहिए। ठीक है, और आप एज एन इंजीनियर वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, कि आप ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाओ और ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में आप किसी भी रास्ते से जाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन। जिस तरीके से हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और हमारे पास जो एंट्रोपी है, वो हमारे पास कंसीडर होती है एज एन स्टेट फंक्शन। और वो वेरिएबल्स जिनके साथ डेल्टा आ जाता है, वो वेरिएबल जिनके साथ डेल्टा आ जाता है उनको हम लोग कह रहे होते हैं स्टेट फंक्शंस, सिवाय दो के। वो वेरिएबल जिनके साथ डेल्टा आ जाता है उन्हें हम लोग कह रहे होते हैं स्टेट फंक्शंस, एक्सेप्ट टू, हमारे कोर्स के मुताबिक, एक्सेप्ट टू। वो टू कौन कौन से? एक होता है हमारे पास वर्क और एक होता है हमारे पास हीट, जिसको आप एनर्जी भी कह लोगे तो कोई मसले की बात नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, हमारे पास वर्क और हीट जो है ये हमारे पास पाथ फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब सर ये पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, पाथ फंक्शंस ना हमारे पास होते हैं कि उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आप एज एन इंजीनियर किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आप जो है वो सुबह 9 बजे ऑफिस में होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो आप ऑफिस तक कैसे पहुंचते हैं? अपने घर से लेकर ऑफिस तक आप कैसे पहुंचते हैं? आप बाइक लेकर पहुंचते हैं, आप लिफ्ट लेकर पहुंचते हैं, आप बस में पहुंचते हैं, आप कैसे पहुंचते हैं अपने घर से लेकर ऑफिस तक? ठीक है, वो जो पाथ होता है ना, कि आप कौन सा पाथ अपनाते हैं, उसे हम लोग कह रहे होते हैं पाथ फंक्शन, जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि हमारी फैमिलीज हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास होती है पाथ फंक्शन। अगर मैं घर से निकला हूँ और ऑफिस में पहुंचूंगा, तो मेरी जो मदर है और जो मेरे पेरेंट्स हैं और जो मेरी फैमिलीज हैं, उनको हर लम्हे मेरी फिक्र होगी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो पेरेंट्स हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो मैनेजर्स हैं वो हमारे पास स्टेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, वो हमारे पास जो है जो वर्क है वो हमारे पास स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जो वर्क है वो पाथ फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब पाथ फंक्शन से क्या मुराद है, इसको थोड़ा अच्छी जुबान में अगर समझ लेंगे कि मिसाल के तौर पे आपने किसी भी गैस के ऊपर वर्क करना है, व्हाट इज मेंट बाय वर्क हेयर? वर्क का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक वेसल है और उस वेसल के ऊपर ना हमारे पास एक पिस्टन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ये पिस्टन है ये कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ले।
ठीक है, ये कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ले। अब ये हाइट कैसे गेन कर सकता है, मैं इसको हीट दूंगा, ठीक है। और हीट कैसे दे सकता हूं, मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी हीट दे सकता हूं। मैं जो है वो इसको एडियाबैटिक भी मैं इसको हीट दे सकता हूं, मैं इसको आइसोथर्मल भी हीट दे सकता हूं। यानी कि मेरे पास कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं कि मैं इसको किस तरीके से हीट दूं जिसकी वजह से इसके ऊपर वर्क डन हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाती है पाथ फंक्शन। सेम केस फॉर हमारे पास हीट। अब हमने किसी भी सिस्टम को हीट देनी है, तो हमने किसी भी सिस्टम को हीट कैसे देनी है, कांस्टेंट प्रेशर पे देनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देनी है, आइसोथर्मल देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। ये मेरा जो है था वाइवा का सवाल था जब मैं क्लास 12 में था। तो मुझसे पूछा था कि मुझे बताओ कि हमारे पास जो है किसी भी सिस्टम को हीट करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं उस वक्त जो है पूरा ब्लैंक हो गया था। तो उसका सवाल जो है जवाब ये है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को हीट करना है तो उसके हमारे पास जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी आप हीट कर सकते हैं, आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी आप हीट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो आइसोथर्मल भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर सकते हैं। एडियाबैटिक कर सकते हैं, नहीं एडियाबैटिक नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10% एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी। अब देखो हमारे पास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ। और इस केस के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट। याद रहे कि हमारे पास वॉल्यूम एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ होता है ना वो हमारे पास बनता है हाइपरबोला। वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ जो होता है ना वो हमारे पास बनता है हाइपरबोला। लेकिन सर मैंने जब ये क्वेश्चन सर्च किया तो मेरे पास तो स्ट्रेट लाइन भी नजर आ रही थी। वो स्ट्रेट लाइन जब बनती है जब आप वॉल्यूम और वन ओवर पी का ग्राफ लो, क्योंकि जो पी है ये वन के साथ फिर चले जाएगा, फिर आपके पास जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा इसका। तो जब आप वी और वन ओवर पी का ग्राफ लेते हो या फिर वी और वन ओवर पी का ग्राफ लेते हो, उस सूरत के अंदर बेसिकली आपके पास जो ग्राफ बनता है फिर वो बनती है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये एग्जामिनर जो है ये आपसे जो चीजें हैं, ये दो चीजें आपसे जो एग्जामिनर है वो हर बोर्ड के अंदर पूछता है। ये दो चीजें आपके पास जो एग्जामिनर है वो हर बोर्ड में पूछता है ना। अब हमारे पास जो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए 10%, आप बताइए कि वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के ऊपर, ठीक है। यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू P1/P2। अब मुझे V2 की वैल्यू चाहिए तो V2 का सेपरेट करना। तो ये हो जाएगा आपके पास V2 इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक सो मैंने डायरेक्ट बना लिया, ठीक है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मेरे पास बनेगा P2 और यहाँ पे आएगा मेरा P1, ठीक है ना। तो वहां पे चले जाएगा, मेरे पास बन जाएगा P1 और नीचे आ गया मेरे पास P2, ठीक है। असल में मैंने थोड़ी सी वहां पे जो टाइपिंग एरर है वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास दैट इज P2 ना। अब क्या करना है, अब बेसिकली जो है जो वैल्यूज है वो यहाँ पुट करेंगे। अब सर V1 और P1 की जो वैल्यू हमें पता ही नहीं है। देखो कोई भी चीज जो होती है ना आपके पास, कोई भी चीज जो होती है वो आपके पास 100% होती है हमेशा। कोई भी चीज आपके पास कब होती है, कब कोई भी चीज आपके पास 100% होती है या तो 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है ना वो आपके पास है 100%, और जो इनिशियल प्रेशर है ना वो भी आपके पास है 100%। अब आप इनिशियल प्रेशर के अंदर 10% का इजाफा कर रहे हैं, तो आपके पास जो P2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, P1 प्लस 10% होगी। क्योंकि आप इनिशियल प्रेशर के अंदर 10% का इजाफा कर रहे हैं जिसकी वजह से फाइनल प्रेशर के अंदर इजाफा आ रहा है। ओके, तो P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 100% प्लस 10%। तो ये हो गया आपके पास 110%। ना अब फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं। तो V1 की आपके पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी 100। P1 की आपके पास वैल्यू है 100। P2 की आपके पास जो वैल्यू है वो है 110। अब ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100/11 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये 100 से ये 100 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपने 100 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। ऊपर आ गया आपके पास 100 और नीचे आ गया आपके पास 11। अब आपने 100 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। ओके, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम 1 को डिवाइड कर दें 11 से, ठीक है। या तो 100 को डिवाइड करें 11 से या तो 1 को डिवाइड करें 11 से, ठीक है। सो ना मैं 1 को डिवाइड कर देता हूँ 11 से। तो 1 अंदर चला गया और 11 जो है वो आपके पास बाहर आ गया। तो 11 1 से 11 होता है, ठीक है। अब 11 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे या जीरो बनाएंगे। अब 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता, अब ऊपर एक और जीरो लगाएंगे, नीचे आपके पास एक और जीरो लगाएंगे, ठीक है। नो 11 9 से आपके पास होता है 99। तो ये आपके पास हो गया 99, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो यानी कि जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0.09।
मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब मैं 0.09 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 9%। यानी कि अगर मैं किसी भी गैस का जो प्रेशर है, अगर मैं उसको 10% बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो 9% जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 9%। ठीक है, विच इज 0.909 हुई हमारे पास 0.09, इसका जो है बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा। तो P2 इक्वल टू 0.09 लिखें, ठीक है, फ्रैक्शन की टर्म में, या तो फिर आप लिखें P इक्वल टू 9%। बोथ आर करेक्ट। दिस इज 0.09 और 9%, they both are considered to be correct. Now question number 5. A body of mass m on earth when placed another planet having g equals to 1 upon 6, then its mass will be। देखो न्यूटोनिक मैकेनिक्स के अंदर आपके पास न्यूटोनिक मैकेनिक्स की मुराद आपके पास एक ऐसी मैकेनिक्स है जिसके अंदर जो न्यूटन के लॉज हैं वो वैलिड है। न्यूटोनिक मैकेनिक्स के अंदर आपके पास जो बॉडी का मास होता है वो हमेशा आपके पास होता है कांस्टेंट। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके पास जो आपका मास है ना न्यूटोनिक मैकेनिक्स के हिसाब से, वो आपके पास हमेशा होगा कांस्टेंट। हाँ, उसके वेट के अंदर जो है वो तब्दीली आ सकती है, तो मास के ऊपर जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ना। वेट के ऊपर क्या तब्दीली आएगी, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यानी कि वेट ग्रेविटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब आप एक ऐसे प्लेनेट के अंदर चले गए जहां की जो वैल्यू है वो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू के 6 टाइम्स कम है, तो यानी कि आपके पास जो है डब्ल्यू की वैल्यू हो गई m मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन 6, तो आपके पास जो वेट है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ना अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड। अब देखो आपके पास ये सवाल जो लिया गया है ना वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स से लिया गया। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में बहुत सारे स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है कि सर इसके अंदर तो बेशुमार जो हैं वो फॉर्मूलाज हैं। अब सर बेशुमार फॉर्मूलाज को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? देखो इसके अंदर जो फॉर्मूलाज है ना वो कोई बेशुमार नहीं है, 3 से 4 इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बस उसकी डेरिवेशंस जो है वो इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं कि आपको जो है वो बहुत सारे फॉर्मूला लगते हैं। अब देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमेशा, वो पढ़ा होगा, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अब स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर ना कोई चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये लगती है कि स्टूडेंट को जो है ना वो फॉर्मूला यूज करना नहीं आता। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर समझ उनको आ जाता है लेकिन उनको फॉर्मूला यूज करना नहीं आता। अब देखो मैं आपको ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला 50% जो है वो वेक्टर्स का क्वेश्चन के अंदर सॉल्व होता है। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जब यूज करोगे जब आपके पास दो वेक्टर्स मिले और दो वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अदद रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। अभी जो आपके पास जो थीटा है, ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट का एंगल नहीं है, ये आपके पास जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर, आपके पास जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास दो फोर्सेस हैं। ठीक है, फोर्स आपके पास इटसेल्फ वेक्टर है, तो आपके पास एक फोर्स की वैल्यू हो गई 6, दूसरी फोर्स की वैल्यू हो गई आपके पास 8, तो ये हो गया आपके पास आर इक्वल्स टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। सर इसके अंदर तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो प्लस में आ रहा होता है एक माइनस में, आप प्लस वाला क्यों ले रहे हैं? ठीक है, वैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो प्लस वाला ही है। अगर एग्जामिनर आपको कंडीशन ना दे, यानी कि अगर एग्जामिनर आपको a माइनस बी इक्वल टू सी की कंडीशन ना दे, तब तक आप माइनस वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आप प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, प्लस का 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय cos 90। सर यहाँ cos 90 कैसे आ गया? क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो कह रहा है कि हमारे पास द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90 आ गया, cos 90 आपके पास होता है 0, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास जो फंक्शन है, ये पूरी की पूरी आपके पास जो वैल्यू है ये हो गई आपके पास 0, तो ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। नौ 6 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 36 के, और 8 का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 64 के। 36 प्लस 64 ये आपके पास बराबर होगा 100 के, और अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास आंसर आएगा 10 न्यूटन। यानी कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है,
उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ रहा होगा 10 न्यूटन, विच इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स 2 मिलीमीटर अपार्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जिक्र आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो लगाना ही लगाना है। वो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आपके पास जो प्रोटॉन है उसका चार्ज आपके पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2। ये जो के है इसे हम लोग कह रहे होते हैं कूलम्स कांस्टेंट। एयर में इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है। डाइलेक्ट्रिक के हवाले से जिक्र नहीं किया गया क्वेश्चन में, तो आपने इसकी वैल्यू एयर ही लेनी है। आर डिस्टेंस है जो कि मेजर होगा मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। नाउ के की वैल्यू आपके पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। Q1 यानी कि आपके पास जो प्रोटॉन का चार्ज है वो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20। तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 अपॉन आर स्क्वायर। अब आर आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द Q1 चार्ज एंड द Q2 चार्ज, ठीक है। वो आपके पास है 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 और इसका आपने ले लिया स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आ गया आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। बाकी काम करते हैं जितनी भी 10 और मल्टीपल ऑफ 10 है ना उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। और जब 10 की पावर माइनस का 20 ऐड होगा 10 की पावर माइनस के 20 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 40। ये हो गया 10 की पावर माइनस का 40। और नीचे आपके पास आएगा जो पावर है, ये आपके पास 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी और जो पावर है ये आपके पास 3 के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। नो 4 वन सा 4 होता है, 4 टू सा 8, 4 थ्री सा 12 और 4 फोर सा 16। तो ये हो गया आपके पास 4 फोर सा 16, ठीक है। और ये 10 की पावर 6 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। और ये होगी आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जब आप 10 की पावर 9 में 10 की पावर 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 15। और 10 की पावर 15 में 10 की पावर माइनस का 40 ऐड करेंगे तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 5 20 25। तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर माइनस का 25, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने 9 को 4 और 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 16 4 से कितना होता है, 16 वन 16 होता है, 16 टू 32, 16 थ्री 48 और 16 फोर सा आपके पास बराबर होगा 64 से, ठीक है। तो ये हो गया आगे पास 64 और 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से। वैसे मैं आपको बात बताऊंगा, जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना तो आप कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शंस को देखो कि ऑप्शन में क्या मार्क है। अब देखो मेरे पास जो ऑप्शन होगा ना इसके अंदर 10 की पावर माइनस का 25 आना चाहिए। अब देखो 10 की पावर माइनस का 25 का है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी में अगर मैं देखूं तो 10 की पावर माइनस का 25 है, ठीक है। उसके आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, उसके आगे नंबर लिखा हुआ है 20। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मेरे पास जो 9 4 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास जो आंसर है वो 20 आना चाहिए। लेकिन जब मैं 9 4 16 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 20 से अबव आ रहा है। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इंकरेक्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 22। मेरे पास आंसर आया 10 की पावर माइनस का 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी तरीका होता है कि आप कैलकुलेशन से बचो और पहले ऑप्शंस को देखो। हमेशा मैथ करने से पहले ऑप्शन को देखा जाता है कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है, फिर जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब मुझे पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन मैं फिर भी जो है उसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। 16 4 से 64 होता है, यानी कि 64 आपके पास ऊपर है और 9 आपके पास नीचे है, ठीक है। नो 9 वन 9, 9 टू 18, 9 थ्री 27 एंड 9 फोर 36। 6 यहाँ पे आ गया, 3 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। नो 6 9 से कितना होता है, 6 9 से आपके पास बराबर होता है 54 के। 54 और प्लस 3 कितना होगा, 54 प्लस 3 आपके बराबर होगा 57 के, यानी कि ये हो गया 57। तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 576 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 25 न्यूटन। ये आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स की जाती है हमेशा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आपके पास जो सीपी है ना वो हमेशा बड़ा होता है सीवी से। इसका आंसर हमारे पास होता है वर्क डन। इसी वजह से बड़ा होता है क्योंकि हमारे पास सिनेरियो ये है कि आपके पास किसी भी गैस को हीट करना है, कैसे करेंगे। तो आंसर मैंने अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसके अंदर मैंने रिमाइंड करके आप देख सकते हो, मैंने बता दिया। अब किसी भी सिस्टम को हीट करना है, ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ये है हमारे पास पहला तरीका,
दूसरा तरीका, ठीक है, इस केस का दूसरा है। पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम या तो सिस्टम को या गैस को हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर ये है कि हम जो है वो गैस को हीट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा तरीका। अब देखो, जब भी हम सिस्टम के अंदर गैस को हीट करेंगे ना कांस्टेंट प्रेशर, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास गैस एक्सपेंड होगी। क्या होगा? हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड होगी। और जब भी हमारे पास जो गैस है अगर वो एक्सपेंड होगी, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है और उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन हम सिस्टम को हीट लगातार दे रहे हैं, हम सिस्टम को जो हीट है वो लगातार दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास ये होगा कि जो सिस्टम है, ठीक है, वो हीट दोबारा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी अगर सिस्टम को लगातार हीट दी जाए तो, ठीक है। तो हमारे पास सीपी बड़ा होता है सीवी से, इसका जो हमारे पास आंसर है ना वो हमारे पास वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन करने के नतीजे में हमारे पास जो है गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती हैं। और अगर गैस चाहती है कि वो हमारे पास दोबारा इंटरनल एनर्जी दोबारा रिगेन करे और हीट लगातार दी जा रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो गैस है वो दोबारा जो है वो हीट एब्सॉर्ब वहां से कर लेती है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास वर्क डन नहीं होता, तो गैस की इंटरनल एनर्जी में हमारे पास कोई फर्क नहीं आना, ठीक है, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नहीं। Now question number 9. A 2 kilowatt iron is used on a 100 volt AC mains. The current on the iron is simple. P equals to VI हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब अपने I पता लगाना है, तो ये हो गया आपके पास, that is I equals to P upon V, ठीक है। अब आपके पास जो P है यानी कि पावर, वो है आपके पास 2 किलोवाट। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन 100। अभी जो 100 है ये ओपन होके बन जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 10 के ऑर्डर में लिखेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 आके वापस चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास आई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, बेसिस सेम पावर एड्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आके बराबर होता है 20 एम्पियर के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इफ द अर्थ was at one of its previous distance from the sun and had the same orbital speed, the number of days in 1 year would be approximately। अब हमारे पास जो सिनेरियो होता है, केपलर का लॉ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो हमारे पास जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के, और टाइम का भी अगर स्क्वायर करें तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास T1/T2 इक्वल्स टू R1³ अपॉन R2³ और T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर। हमें T2 पता लगाना है, ठीक है, सबको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया T2 इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब। अब हम हमसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हाफ हो जाए प्रीवियस वैल्यू के, यानी कि R2 की वैल्यू जो है वो आपके पास R1 के हाफ हो जाए। वो हमसे वो ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, जो जहां जहां आपको R2 नजर आएगा आपने वहां R1/2 जो है वो पुट करना है। तो ये हो गया आपके पास T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 R1 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब। तो ये R1³ और R1³ कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास T1 का स्क्वायर अपॉन 8, और ये आपके पास आ गया T2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ले लो रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास T1/T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन √8। अब आपने जो है वो 8 का स्क्वायर रूट लेना है, अब आपने जो है वो 8 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपके पास बराबर होगा, अगर मैं कहूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट आपका बराबर होगा 2 √2 के अपॉन 8, सॉरी अपॉन ऊपर आएगा 3 सॉरी। अब आपके पास जो एक साल का टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 दिन। तो 365 डिवाइडेड बाय 2 और √2, यानी कि अगर मैं 365 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर छोटा आएगा, ठीक है। अब देखिए छोटा आंसर क्या, देखिए 730 तो नहीं हो सकता और 365 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब अगर मैं 365 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, छोटा आएगा। देख लेना कितना छोटा आएगा। 2 × 1 = 2 होता है, 2 18 × 36 होता है, और अगर 5 ऊपर है 2 नीचे, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 182.5। और अगर मैं 182.5 को √2 से जो है वो डिवाइड कराऊं तो मेरा आंसर 182 से भी नीचे आ जाएगा, तो यानी कि मेरा आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जो है वो बेसिक मैथ
की जाती है। ठीक है, आपका टाइम बचे, उससे बेटर क्या होता है, इससे बेटर ये होता है कि आप पहले ऑप्शंस में देखो कि आपको ऑप्शन किस तरीके से, ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग आप मैच करो। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि जीआई केआई के पेपर में आए थे। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।